तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आया, मतलब लॉ ही है, जिसके अंदर उसने कहा कि हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब वहाँ के लोकल्स के लिए रिजर्व रखेंगे। और तो ये पिक्चर में बैकग्राउंड में है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हरियाणा में कोलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी एंड जेजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, तो इनका बैकग्राउंड में फोटो है। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो लॉ लेके आई है जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लेके आएगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था, बट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इस पूरे इशू को समझते हैं। हरियाणा का रिजर्वेशन लॉ क्या है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, क्रिटिसिज्म क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है। जैसे अभी जॉब तो कम हो रहा है, लोकल्स के लिए अगर हम जॉब रिजर्व नहीं करते हैं तो हम और क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास। दूसरे एग्जाम्पल्स हैं तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या रिजर्वेशन जस्टिफाइड है। गवर्नमेंट कंपनी का दो पर्पस होता है, एक होता है प्रॉफिट अर्न करना और दूसरा होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन लोड करना क्या ठीक है या नहीं है। स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है, अभी अगर आप एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम हैं। जॉब्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जॉब क्रिएट करने में चैलेंजेस हम क्या फेस करते हैं, और अगर जॉबलेसनेस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बट एजुकेटेड पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो कंट्री के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो कंट्री में एक हैवोक आएगा। हमारे अंदर जो इकोनॉमिक एंजाइटी होता है वो पॉलिटिकल एंजाइटी लेके आता है, कल्चरल एंजाइटी लेके आता है। तो हमें जॉबलेसनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। फिर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हरियाणा का रिजर्वेशन लॉ क्या है। सो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 है। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि जिस जॉब में 50,000 या उससे कम का सैलरी है वैसे जॉब 75% जॉब हम लोकल्स के लिए रिजर्व रखेंगे। हाई एंड जॉब नहीं, जॉब जो मीडियम स्किल का है, जॉब जो लो स्किल का है, 50,000 से कम का सैलरी है उसको हम रिजर्व रखेंगे फॉर लोकल। ये हर एक कंपनीज के लिए है। कंपनीज एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होता है, वो एक पार्टनरशिप फर्म का ही एक टाइप है। देन ट्रस्ट है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप फर्म है विथ मोर देन 10 एम्प्लॉय, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। 75% रिजर्वेशन, 50,000 से कम वाला जॉब, और जहां पे 10 से कम ज्यादा एम्प्लॉय है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, इसको इन्फोर्स कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी कंपनी को 24 आवर का नोटिस देगा, वो कहेगा कि देखो आपने जो है लोकल्स को एम्प्लॉय नहीं किया है, कल हमारे आपके वहां हम चेक करने आ रहे हैं और आप इंश्योर करना कि लोकल्स को आप एम्प्लॉय करो। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न्यू रेगुलेशन को इन्फोर्स करेगा थ्रू इंस्पेक्शन विद इन 24 आवर्स। अब यहाँ पे कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको इंस्पेक्ट करेगा, तो वहां पे चांसेस है करप्शन के चांसेस या फिर बहुत ज्यादा कंप्लायंस का बर्डन इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट का रूल्स आता है, ऑर्डिनेंस आता है, लॉ आता है, स्कीम आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, तो गवर्नमेंट साइड ऑफ स्टोरी को भी समझना कि गवर्नमेंट इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या देता है और बाद में क्रिटिसिज्म देखना कि जस्टिफिकेशन क्या ठीक है या ठीक नहीं है, उसको देखना। तो इसका एम है कि ये एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा इन अनस्किल्ड सेक्टर में। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर अनस्किल्ड, दे आर सेमी स्किल्ड, पार्शियली स्किल्ड। कुछ लोग इंडिया में जो हैं वो हाईली स्किल्ड है, जैसे आईटी प्रोफेशनल हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अनस्किल्ड है, इंडस्ट्रियल लेबरर है वो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। तो ये एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा, ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है। रीजन आप देखना कि अभी अगर मैं इंडिया में टॉप 5 स्टेट देखूं जहां पे सबसे ज्यादा लेबर माइग्रेशन होता है तो हरियाणा टॉप 5 में आता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, वहां पे 9.1 मिलियन माइग्रेंट हैं। उसके बाद दिल्ली 6.3 मिलियन,
उत्तर प्रदेश 4.1, गुजरात 3.9 और फिफ्थ हरियाणा है 3.6। बट आप महाराष्ट्र से और हरियाणा का कंपैरिजन करो तो हरियाणा का जो साइज है महाराष्ट्र उसके 2.5 टाइम है। हरियाणा का जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र ऑलमोस्ट उसके 3.5 टाइम पॉपुलेशन है। हरियाणा का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 3-4 करोड़ के आसपास होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जो है वो 12.5 करोड़ है, यानी 3 टाइम ज्यादा पॉपुलेशन है। हरियाणा के अंदर जो माइग्रेंट्स आते हैं वो कितने दिन तक रहते हैं? माइग्रेशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा ये गुड होता है, गुड होता है मीन्स जो डेस्टिनेशन है वहां के लिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो डेस्टिनेशन के लिए ठीक नहीं है। माइग्रेंट्स के लिए तो ठीक है बट डेस्टिनेशन के लिए ठीक नहीं है। अब जैसे इमेजिन करो मैं माइग्रेट करके अब दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाके मैं 1 साल 2 साल वहां पे जॉब करता हूँ, बहुत सारे पैसे अर्न करके आता हूँ और फिर यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, तो अब फायदा किसको होगा? गुजरात को होगा। लेकिन इमेजिन करो मैं दिल्ली गया, वहां पे बहुत सारे पैसे अर्न किए, वहां पे मैंने एक प्लॉट खरीदा, अपना घर बना लिया, अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, अब फायदा किसको होगा? दिल्ली को होगा। माइग्रेंट्स अगर वहां पे स्टे कर जाते हैं तो वो जो भी उन्होंने इकोनॉमिक गेन किया है, जो भी नॉलेज गेन किया है वो वहां पे अप्लाई करेंगे। लेकिन माइग्रेंट्स अगर वापस आ जाते हैं तो जो उनका ओरिजिन है वहां पे सारा कुछ अप्लाई करते हैं। 3 सिटी का कंपैरिजन है, गुरुग्राम का, जो पहले गुड़गांव था गुरुग्राम कर दिया, मुंबई एंड दिल्ली। लेस देन 1 ईयर अप्रोक्सीमेट 15% लोग वहां पे रहते हैं। 1 ईयर टू 4 ईयर, 1 ईयर टू 4 ईयर को अगर मैं देखूं मैप करूं तो समवेयर अराउंड 45% आएगा। सो 45% ऑफ माइग्रेंट्स इन गुड़गांव वो 4 साल से कम वहां पे रहता है, वो वहां पे जाता है, पैसे अर्न करता है और वो अपने घर पे वापस आ जाता है। लेकिन मुंबई में देखो ये बहुत कम है, समवेयर अराउंड 20%। दिल्ली में भी देखो 20% है, यानी दिल्ली में जो जाते हैं वो जाके वहां पे सेट हो जाते हैं, रह जाते हैं, पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं। बट इन गुड़गांव ऐसा नहीं है, वहां पे जाते हैं, पैसे अर्न करके वापस आ जाते हैं। तो इससे लोकल के अंदर रिसेंटमेंट है कि हमारा जो रिसोर्सेस है उसको वो यूज करते हैं, यूज करने के बाद पैसे कमाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, हमको तो कोई फायदा होता नहीं है। तो ये एक रीजन है। उसके बाद अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, हमारा जीडीपी 7% से इंक्रीज होना चाहिए। दिस शुड बी आवर जीडीपी ग्रोथ रेट, तभी जाके इनफ जॉब क्रिएट होगा। अभी अगर हम जीडीपी को देखें, थर्ड क्वार्टर का डेटा आया है ऑफ 2020-21 का 0.4% जीडीपी ग्रोथ है। चलो ये तो कोरोना का टाइम है, फर्स्ट क्वार्टर में 23.9 डिप था, सेकंड क्वार्टर में 9.6 डिप था और अब जो है 0.4 प्लस है। लेकिन बिफोर कोरोना कैसा सिनारियो था? 4% 5% पे हम ग्रो कर रहे थे। यानी इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है बट हमारा जीडीपी उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा है। प्लस जीडीपी ग्रो भी हो रहा है बट इसका एक तो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है, दूसरा इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ हो भी रहा है बट वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो रहा है, तो सर्विस सेक्टर में हमें उतने ज्यादा लोग नहीं चाहिए, उतना ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं करता है। जॉब क्रिएशन होता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, तो उसमें उतना ग्रोथ हो नहीं रहा है। तो जॉब मार्केट भी हमारा श्रिंक हो रहा है। तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है तो जॉब उस जगह पे क्रिएट हो रहा है जहां पे मेजोरिटी ऑफ हमारा पॉपुलेशन नहीं है। लोगों के अंदर अब रीजनलिज्म फीलिंग इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि सपोज करो मैं किसी स्टेट में हूँ, स्टेट ए में हूँ, मुझे अब जॉब नहीं मिल रहा है, मैं अपने आप को क्वेश्चन नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है इससे जॉब नहीं मिल रहा। मैं कहूंगा कि देखो ये बाहर वाले आ गए यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, ये बाहर वाले आ गए यहाँ पे शॉप डालते हैं, ये बाहर वाले आ गए यहाँ पे जॉब करते हैं, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रहा। ये सारे लोग चले जाएंगे तो मुझे जॉब मिलेगा। बट बाहर वाला आया, कहीं से भी आया, आपको क्या देखना है? आप अपने कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, तो वर्ल्ड में कहीं पे भी एब्जॉर्ब हो जाओगे। तो लोगों के अंदर अब रीजनलिज्म फीलिंग इंक्रीज हो रहा है और ये डेंजरस है। हम इंडिया के अंदर हैं, कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। हु आर यू टू रेस्ट्रिक्ट मी? आप भी जाओ, जहां जाना है वहां पे जाओ। तो ये रीजनलिज्म फीलिंग लोगों के अंदर इंक्रीज हो रहा है। लोगों के अंदर जो फीलिंग होता है, पॉलिटिशियन उस फीलिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वोट अल्टीमेटली लोग ही देते हैं। तो अब मुझे लगेगा कि देखो यार ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रेस करता है मेरे कंसर्न को, एक काम करना चाहिए, मुझे अब इसको वोट करना चाहिए। तो वो लोगों के फीलिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों के फीलिंग को इनहेंस भी करते हैं। अभी मेरे अंदर थोड़ा बहुत फीलिंग है किसी कास्ट को लेके या किसी रीजन को लेके,
पॉलिटिकल लीडर जो है इसको इनहेंस कर देंगे, वो कहेंगे कि हाँ आपका जो सोचना है सही है, वो लोग यहाँ पे हैं इसीलिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। स्टेट जो है वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए भी ऐसा एक्शन लेती है। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई कि 75% प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन है, हम लोकल्स के लिए रखेंगे। उसको पता है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रिजर्व इसको रिजेक्ट कर देने वाला है, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या कहेगा, देखो हम तो स्टेप लिया हमने प्रोग्रेसिव, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अब हम क्या करें, वी वांट टू वर्क फॉर यू बट हाई कोर्ट इज नॉट अलाउइंग। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इनफ जॉब क्रिएट नहीं कर रही है, उसको डाइवर्ट करना है लोगों को, तो वो क्या करता है अपने एक्सक्यूज को छुपाने के लिए कभी कभी ऐसे गिमिक करता है। इसका मैं रिसेंट एग्जांपल बताऊं, जाट को रिजर्वेशन दिया था हरियाणा गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मराठा उसको रिजर्वेशन दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया था, कोर्ट ने कट कर दिया। यानी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैंड ही नहीं करता है। अगर ऐसे आप सबको रिजर्वेशन देते जाओ तो अल्टीमेटली कुछ बचेगा ही नहीं, एवरीथिंग विल बी रिजर्व फॉर वन अदर कम्युनिटी। तो लोगों को पता है कि ये कोर्ट ऑफ अल्टीमेटली रिजेक्ट तो कर ही देने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाना तो है। डेमोक्रेसी में काम करना जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिखाना कि मैं काम कर रहा हूँ, कि मैं देखो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतने घंटे में काम करता हूँ। तो वो दिखाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रिजल्ट आए ना आए दैट इज डिफरेंट स्टोरी। फॉल्स प्राइड और इनसिक्योरिटी है मासेस के अंदर। जैसे हमारे अंदर कैसा होता है कि कुछ प्राइड फीलिंग होता है, जैसे एक कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लूंगा, बट जैसे कि वो पास्ट में जो थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आज भी जैसे आप उन कम्युनिटी के लोगों से मिलोगे तो स्टिल दे थिंक लाइक कि कोई प्रिंसेस हैं या उनका पूरा बहुत बड़ा एक किंगडम है। तो अभी ऐसा है कि हम फॉल्स प्राइड में जीते हैं, और वो प्राइड जो होता है वो पास्ट ग्लोरी को ग्लोरीफाई करता है कि देखो अभी से 400 साल पहले जो था वो हमारा इतना बड़ा किंगडम था, हम ये करते थे वो करते थे, दैट इज ओवर, व्हाट अबाउट नाउ, अभी बताओ अभी क्या करना है आपको। तो लोगों के अंदर फॉल्स प्राइड इनसिक्योरिटी होता है। ये पॉपुलिस्ट मेजर होता है। पहले रीजनल पार्टीज ये सब लेके आती थी, जैसे शिवसेना है, 70s में 2000 में उसने 70s में तमिलियन के अगेंस्ट उसने मूवमेंट चलाया, 90s में गुजराती के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया, एंड 2008 के टाइम पे उसने नॉर्थ इंडियन के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया। पहले ये रीजनल पार्टीज करती थी क्योंकि उनका नैरो विजन होता था, लेकिन ये ना अब नेशनल पार्टीज भी जो है वो ये काम करती है। हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो वो कैसे इन चीजों को सपोर्ट कर सकती है। अगर आज हरियाणा करेगा तो व्हाई नॉट हिमाचल, व्हाई नॉट गुजरात, व्हाई नॉट से पंजाब, दे विल आल्सो गो फॉर इट। तो अब नेशनल पार्टीज भी इसको रेस करती है क्योंकि ये पॉपुलिस्ट मेजर है। भक्त जैसा होता है भगवान भी वैसा ही होता है। अगर भक्त को ये चाहिए तो भगवान भी यही प्रोवाइड करेगा। भगवान उसको क्यों कहे कि तुम अपने आप को रिफॉर्म करो, अदरवाइज वो भगवान चेंज कर देगा, है ना, और वो फिर कल किसी और के पास चला जाएगा। तो लोग को जो चाहिए गवर्नमेंट वो देती है। बेनिफिट क्या है, ऐसा नहीं है कि लोकल्स के लिए अगर हम जॉब रिजर्व करते हैं तो सब कुछ गलत ही है, इसके कुछ बेनिफिट भी है। तो बेनिफिट ये है कि लोकल के पास वहाँ के लैंग्वेज का नॉलेज होता है, वहाँ के कल्चर का अंडरस्टैंडिंग होता है, और वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट में कुक हूँ और मुझे पता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बीफ या पॉर्क कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको यूज करता हूँ, तो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का कल्चरल सेंटिमेंट हर्ट होगा और मेरे होटल का बिजनेस भी शायद हो सकता है डाउन हो जाए। लेकिन जब मुझे पता है कि यहाँ के लोकल लोग किस चीज को कंज्यूम करते हैं, क्यों नहीं मैं उसी चीज को प्रमोट करूँ। तो लोकल पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वहाँ पे कंडीशन क्या एग्जिस्ट करता है, और उस हिसाब से वो कंडीशन को चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। दूसरा, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा लेबर माइग्रेशन होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में। तो ये सारे स्टेट हैं जहाँ पे लेबर माइग्रेट होके आते हैं जॉब के लिए। कहाँ से लेबर आते हैं? बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से लेबर आते हैं। अब क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेबरर को क्या है जहाँ पे जाके जो जॉब करना है करे। तो अब ज्यादा प्रेशर आ रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन सब के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब ऐसा मैंने रिजर्वेशन लगा दिया, बिहार के लेबर बिहार में रिटर्न चले गए। अब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो जॉब क्रिएट करें। मैं उस गवर्नमेंट से पूछूंगा सर आप क्यों नहीं जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम तो आपको वोट कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट जो भी लेके आई है उसका मैटर है, आप तो जॉब क्रिएट करो। तो जो लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट है वो भी अपने डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लेबर्स को दूसरी जगह पे जॉब नहीं मिल रहा है, उनको नेक्स्ट इलेक्शन में नुकसान होगा, नहीं नहीं अब हमें भी वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। एक सबसे बड़ा एपैथी ऑफ सिचुएशन ये है
कि जहां पे लेबर माइग्रेट करके जाते हैं वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हमें देता है, हम कहीं पे भी जाके वर्क कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट, वो अपने वहां अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? दे शुड क्रिएट कि एटलीस्ट अगर वहां से 10 लेबर माइग्रेट करके जाता है तो 10 नहीं जाए, 4 माइग्रेट करके जाए, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप माइग्रेशन, वो तो होगा ही, बट पूरा का पूरा लॉट माइग्रेट करके जा रहा है, दिस इज नॉट गुड। तो उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ये सिटी के ऊपर बर्डन डिक्रीज करेगा। जैसे अभी दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। तो अब अगर हम रिजर्व करते हैं वहां के लोकल के लिए, तो फिर क्या होगा कि जो आउट ऑफ स्टेट हैं, या जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वही यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो वहां पे बर्डन थोड़ा कम होगा, और बर्डन कम होगा तो सिटी में सर्विसेज बेटर हम देंगे। और जैसे कि कल मैं दिल्ली में ट्रैफिक जाम में फंसा था, समवेयर अराउंड 45 मिनट्स तक वो ट्रैफिक जाम था, और वो ऐसा ट्रैफिक जाम था कि मैं आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, साइड में राइट लेफ्ट कहीं भी नहीं जा सकता। तो एक बार मैंने ये थॉट भी मेरे अंदर आया कि मैं एक काम करता हूँ, इससे उतर जाता हूँ और फिर मैं रोड क्रॉस करके कुछ और ऑप्शन देखता हूँ, बट वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, दोनों साइड पैरेलली जाम था। दिल्ली में 2.3 2.4 करोड़ पॉपुलेशन है, जितना दिल्ली एकोमोडेट कर सकता है, 60-70 लाख एकोमोडेट कर सकता है, उसके 4 टाइम ज्यादा पॉपुलेशन है। अहमदाबाद के अंदर 70 लाख पॉपुलेशन, अहमदाबाद 20-25 लाख को एकोमोडेट कर सकता है, 3 टाइम ज्यादा पॉपुलेशन है। तो सिटी में कंजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? ये इवन डेवलपमेंट हेल्प करेगा, गुजरात का भी डेवलपमेंट होगा, बिहार का भी होगा, यूपी का भी होगा, इवन डेवलपमेंट होगा। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट है, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पैरामीटर में बैकवर्ड है। ये गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी इनहेंस होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अभी महाराष्ट्र का एक लेबरर हूँ, दिल्ली में जाके वर्क करता हूँ। दिल्ली में मुझे जॉब नहीं मिलता है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछूंगा, वो कहेगा कि देखो आप हमारे वोटर नहीं हो, हाउ कैन यू आस्क क्वेश्चन, जस्ट गेट लॉस्ट। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछूंगा, वो कहेगा कि आप तो यार दिल्ली में जाके वर्क करते हो, हम कैसे उसको रेगुलेट करें। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र में ही रह के वर्क करता हूँ तो मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा, सर मेरा मिनिमम वेजेस कम क्यों है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, मैं तो आपको वोट दे रहा हूँ, फिर भी मुझे जॉब प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो लोकल्स जो होते हैं वो वोटर्स होते हैं, और वोटर्स प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर लोकल्स के लिए हमने जॉब रिजर्व किया है तो ये अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करेगा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करेगा। कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? तो जैसे ही हरियाणा ने अनाउंस किया कि वो लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व कर रहा है, CII, एसोकैम और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू री इन्वेस्ट इन गुड़गांव। गुड़गांव में रहना, इंडस्ट्री का एक्सपांशन करना डिफिकल्ट है, तो वी विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ हरियाणा। और उसके अंदर नोएडा जो है वो अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि नोएडा गुड़गांव दोनों NCR में आता है। तो इंडस्ट्री विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ हरियाणा। और हरियाणा के अंदर बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो हरियाणा के GDP में समवेयर अराउंड 10-11% कंट्रीब्यूट करता है। तो GDP नहीं, वो उसको GSDP कहते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 10-11% कंट्रीब्यूट करता है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंकरेज करेगा। से मैंने हरियाणा में जाके कंपनी ओपन किया, मेरे को अभी 10 लेबरर का रिक्वायरमेंट है, बट वहां पे जो है वो सिर्फ 4 लेबरर ही हरियाणवी स्किलफुल अवेलेबल है। बाकी का 6 लेबर मैं कहाँ से लाऊंगा, बाहर से लाना पड़ेगा। नहीं, बाहर वाला तो अलाउड नहीं है। अब प्रॉब्लम अकर होगा, तो यानी मैं इंडस्ट्री को 4 लेबर से ही काम कराऊंगा। जब मुझे पता है कि मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, फिर भी 4 लेबर को यूज करना है, इससे और बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, वो 4 लेबर को मैं कभी निकाल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो दादागिरी करेंगे कि ठीक है मुझे निकाल दो, क्योंकि आपके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ही रखना पड़ेगा। प्लस अगर वो लोकल्स हैं वहां पे तो उनके दूसरे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, कास्ट कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर अगर किसी जाट से, किसी हरियाणवी से आप अगर झगड़ो, तो वो पूरा का पूरा अपना हरियाणा का जो है वो फॉर्च्यूनर ट्रैक्टर लेके आ जाता है, और पता नहीं वो लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं और आके आपको पीट के चले जाएंगे। और उनका मतलब ऐसा है कि दे आर वेरी पैशनेट इन दिस थिंग, मतलब छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक बार डिसाइड कर लिया और फिर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है। फिर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरा एक हरियाणवी रूममेट था, तो वो मतलब बहुत पहले, मैं जब दिल्ली में था 2013 में, तो वो एक क्लास में गया, तो क्लास में बेंच पे बैठा होगा, तो कोई फीमेल थी, उसके साथ शायद उसका शोल्डर टच हो गया, तो फिर उस लड़के ने उसको बोला कि आप जरा ठीक से बैठिए, तो ये इसको ऑफेंड हो गया
तो मेरे को बोलता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो मैंने बोला यार हो गया होगा। तो बोलता नहीं मेरा इंटेंशन नहीं था। मैंने बोला ठीक है तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, बट किसी ने बोल भी दिया तो यू शुड जस्ट लिसन ना, फॉरगेट एंड खत्म करो इसको। अब 3 दिन 4 दिन तक नहीं नहीं आई हैव टू डू समथिंग, क्या करेगा, मतलब कुछ तो कर नहीं सकते। अब उसको बोला कि मैं गाँव में फोन करूँ। मैं अब गाँव में वो फोन करेगा, अब कुछ भी इश्यू हो, इसका गलती हो इसका गलती नहीं हो, गाँव वालों को आना ही है। फ्री में पैसा है, क्योंकि अभी अभी गुड़गांव में जो है वो 4 एकड़ बेचा है, तो 4-5 करोड़ पैसे हैं, 2 फॉर्च्यूनर खरीदा है, उसमें पेट्रोल भरा के रखा है। अब कहाँ जाएं, तो चलो दिल्ली आते हैं, मतलब ऐसा। तो ऐसा पूरा काम का चलते रहता है। फिर उसके घर से जब लोग मिलने आते थे तो एक साथ 20-20 25-25 लोग मिलने आते थे, और बार बार यही पूछे कि इसका ध्यान रखना है, इसको पढ़ने में, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका क्या ध्यान रखें, है ना। उसको क्या करना था कि पुलिस में जाना था, और पुलिस में उसको जाना था तो पूरे दिन भागते रहता था। सुबह 4 बजे उठे और जाए 4 किलोमीटर भागे, 5 किलोमीटर भागे। तो उस समय शायद 3 या 4 किलोमीटर का नॉर्म था। तो मैं बोला तुम 6-7 किलोमीटर क्यों भागते हो, 3-4 किलोमीटर ही है ना इसमें क्लियर करना है, तो एक्स्ट्रा करोगे भी तो क्या होगा। और रिटर्न का बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। तो रिटर्न का जब, और पहले जब रिटर्न क्लियर करोगे तब ना तुम्हारा फिजिकल होगा, अब रिटर्न ही क्लियर नहीं करेंगे तो फिजिकल का क्या होगा। तो रिटर्न में जाता था तो मार्क्स जैसे कट ऑफ होता था 40 मार्क्स, उसके आते थे 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे आते थे, बट पूरे दिन भागते रहता था। मैं बोला यार अजीब हाल है इसका, पूरे दिन अपने डाइट पे ध्यान रखता था। तो कम से कम तुम अपने दिमाग को भी तो डाइट दो थोड़ा, मतलब ये तो कैसे चलेगा। तो फिर हम उसको कंसोल करते थे कि देखो 100 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारे 2-3 मार्क्स आए, तुम्हारे पास रूम बहुत है इंप्रूव करने का। मतलब अगर किसी के सपोज 70-80 मार्क्स आते तो वो 30 मार्क्स इंप्रूव करता है, तुम्हारे पास तो 98 मार्क्स का रूम है, मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा, ये इंडस्ट्री को इनकरेज करेगा मास ले ऑफ के लिए। अभी जैसे मेरी एक कंपनी है, उसमें सपोज 100 एम्प्लॉई हैं और मुझे 70 को निकालना है। अब ये हरियाणा गवर्नमेंट का लॉ है, मैं कहूंगा कि देखो अब तो मैं आपको रख नहीं सकता क्योंकि नया रिजर्वेशन का है, अब मैं आपको ले ऑफ करता हूं। तो इंडस्ट्री अभी एक्सक्यूज ढूंढ रही है कैसे लोगों को निकाले, क्योंकि उनको तो लॉस हो रहा है। पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और कंपनी का जो एक्सपांशन प्लान है वो हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये इसका कंसिक्वेंसेस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है, 2 तरीके से वॉयलेट करता है। नंबर 1, फर्स्ट ये कहता है कि राइट टू मूवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम किसी भी जगह पे रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, किसी भी जगह पे वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें राइट देता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल बैरियर लगाया, नहीं नहीं यहाँ पे सिर्फ लोकल्स को जॉब देंगे। नंबर 1 ये। और नंबर 2, अभी तक जो रिजर्वेशन का हमने सुना था वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में था, पब्लिक मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन प्राइवेट जॉब में फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन हमने ढूंढा। अब जैसे एक लीडर है महाराष्ट्र के, रामदास अठावले, आपने देखा होगा उनको, उन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था, गो कोरोना गो वाला, कि गो कोरोना गो का स्लोगन दिया था और उससे कोरोना भाग गया था, बाद में उनको ही कोरोना हो गया था। तो इसमें उन्होंने बोला था कि जो क्रिकेट टीम है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो अब मतलब बचा क्या, मतलब ऐसा चल रहा है। फिर कल से जो है कि मूवी बनाएंगे उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, मार्स पे अगर 4 लोग को भेजेंगे उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब कैसे चल रहा है। तो आर्टिफिशियल बैरियर है कि अभी तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन था, और उस अब जो रिजर्वेशन होगा प्राइवेट जॉब में भी, तो ये आर्टिफिशियल ये क्रिएट करता है। ये नेशनलिज्म और यूनिटी के अगेंस्ट है। मैं अभी इंडियन हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी रीजन से बिलोंग करता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, बट ये सब रीजनल फीलिंग और लेके आएगा कि ओके आई एम इन दिस स्टेट, इस स्टेट का सारा अपॉर्चुनिटी मेरा है, इन स्पाइट ऑफ अगर मैं एबल नहीं हूं तो भी ये मेरा अपॉर्चुनिटी है, मैं किसी और को अलाउ नहीं करूंगा। तो ये तो ठीक नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं है कि लॉट्स ऑफ कंट्रीज है उसको साथ में हम लेके आ गए और एक लार्ज कंट्री बनाया। इंडिया कैसे एक लार्ज कंट्री है और उसको लैंग्वेज बेसिस पे हमने इसलिए डिवाइड किया ताकि बेटर वे में एडमिनिस्टर कर पाए, और कोई उसके पीछे रीजन नहीं है। कंपनीज कैनॉट गेट बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब, मीन्स अगर मेरे को लगता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं इसको निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ का लोकल है। तो कंपनी कैनॉट गेट बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसके पीछे एक रीजन ये है कि जैसे वो 2000-3000 किलोमीटर से आया, अगर यहाँ पे काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। आप भी देखना कि जैसे आप लोग गुजरात के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और फिर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अगर सपोज करो आप यहाँ पे पढ़ोगे ही नहीं तो आप किसके लिए अहमदाबाद आए हो, जो पर्पस है वो तो सॉल्व ही नहीं होता। लेकिन जो लोकल्स हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे, उनके रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है।
मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज से जो मेरा घर का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अप डाउन भी करते थे कि तो लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, अप डाउन करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे घर पे रहूंगा तो फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। इससे अच्छा मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मैं ज़्यादा फोकस वे में रख कर पाऊंगा, जो भी मुझे करना है कर पाऊंगा। तो मैं जब हॉस्टल में रहा तो वो मुझे और ज़्यादा उसने मुझे बेनिफिट किया, क्योंकि मुझे पता था कि फॉर व्हाट रीजन आई एम इन हॉस्टल। बट अगर मैं अप डाउन करता तो शायद जब तक मैं कॉलेज में रहता, मैं कॉलेज के एटमोसफियर में हूँ, जब कॉलेज से निकल जाता देन व्हाट, फिर से मैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने कंफर्ट जोन में रहता। मैं जब अपने घर घर पे रहता था तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन, कि जैसे कि मैं किसी के घर का पानी भी नहीं पीता था, खाना भी नहीं खाता था। मेरे को लगता था अंदर एक फोबिया था कि पता नहीं ये ठीक से बनाते होंगे नहीं बनाते होंगे, इंस्पाइट ऑफ वो बहुत अच्छे से रखते होंगे, बट मेरे अंदर फोबिया था। फिर जब मैं अपने हॉस्टल में रहने गया तो मेरे हॉस्टल के कुक ऐसे थे कि उनको आप देखोगे तो लगेगा कि जन्मों जन्मों से इन्होंने नहाया नहीं है। वो कुक ऐसे थे कि एक हाथ से बीड़ी पी रहा है और फिर ऐसे सर्व कर रहा है, तो वो सब लेके फिर मेरे अंदर एडजस्टमेंट आया। और फिर मुझे लगा, फिर मेरा जो रूममेट था वो बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, मसाला खा के पूरा रूम को उसने कलर कर दिया था, बट देन ऑल्सो आई वॉज कंफर्टेबल। लेकिन अगर शायद मैं अपने घर पे नहीं रहता, घर पे रहता, हॉस्टल में नहीं रहता, तो ये मेरे अंदर एडजस्टमेंट नहीं आता। तो समटाइम जो माइग्रेशन होता है दैट इज गुड, बट ओवर माइग्रेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन एनी सिटी, और वहां पे बिल्कुल भी माइग्रेशन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो समहाउ हमें इसको सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे छोड़ देना चाहिए, रेगुलेट नहीं करना चाहिए। बिजनेस के ऊपर अनड्यू बर्डन आएगा, कंप्लायंस का बर्डन आएगा, जितने ज्यादा रूल्स हम लेके आएंगे। अब जैसे कि ये सूरत में फायर हुआ, उसके बाद आया कि हर एक जो बिल्डिंग्स होता है उसमें फायर का नॉर्म्स होना चाहिए। अब जैसे इस बिल्डिंग के अंदर देखो 3 साइड से ओपन है, सपोज इस रूम में अगर फायर इरप्ट होता है, विंडो को खोल के हम वहां से कूद सकते हैं, सामने हम चले जा सकते हैं, सीढ़ी से भी जा सकते हैं ना, कूदना तो क्यों है, क्योंकि स्टेयरकेस है वहां पे, उड़न तो कुछ है नहीं, वहां से भी जा सकते हैं। इसके अंदर सारा जो वायरिंग है वो अंडर वॉल वायरिंग है, तो शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस नहीं। बट फिर भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड का लगाना पड़ा हमें। अब चलो ये हमने लगा दिया है ना, लास्ट शायद 2.5 ईयर हो गया, कैसे यूज करना, कब यूज करना पता नहीं, चलता होगा नहीं चलता होगा, आई डोंट नो, बट ये करना है हमें। तो और इसके लिए अराउंड समथिंग 35,000 नहीं, हाँ 30,000 जितना पूरा एक्सपेंस हुआ होगा इसका। तो जितना ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन लेके आएंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी कैसा होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हम इस तरीके से बनाते हैं, उसके पीछे कोई सेंस ही नहीं होता है। अब जैसे मैं एयरपोर्ट पे था तो वहां पे वॉच मैंने पहना था, मैंने सब कुछ निकाल दिया था, तो फिर उनका ऐसा था कि वॉच है ना, तो मैंने बोला सर इसमें क्या होगा, मतलब क्या कोई लेके जाएगा, और तो फिर उनका कहना है कि नहीं दिस इज रूल्स में आपको लेके जाना है, तो ठीक है फिर चलो उतार देते हैं इसको। बेल्ट भी उतारना है, बेल्ट में कोई क्या लेके जाएगा, है ना, बट ऐसे रूल्स है। अब चलो सपोज बेल्ट में मुझे कुछ लेके जाना होगा, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, अपने पैंट के अंदर उसको छुपा लूंगा, अपने शर्ट के अंदर छुपा लूंगा, अपने कॉलर के अंदर छुपा लूंगा, बॉडी के अंदर सर्जरी करा के छुपा लूंगा, बट बेल्ट के अंदर मैं क्यों लेके जाऊं कि बेल्ट सामने से विजिबल है, कोई भी मुझे देखे हो कि देखो ये ड्रग का पैकेट तुम्हारा भाई गिर रहा है, मिसप्लेस हो रहा है, एक काम करो इसको ठीक से रख लो, ये गन को तुम यार ठीक से रखो, ऐसे नहीं चलेगा। तो मतलब ऐसा प्रॉब्लम है। तो कभी कभी जो हम रूल्स बनाते हैं उसके पीछे पता नहीं क्या सेंस है, नहीं सेंस है पता नहीं। तो जितना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इकोनॉमी अपना कंपिटिटिवनेस लूज कर जाएगा। कंपनीज का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि बेस्ट लोगों को हायर करना है, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है एट अफोर्डेबल प्राइस, और उसको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है। लेकिन कंपनीज को अब इसमें हम उसको जज नहीं करेंगे, हम कंपनीज को जज करेंगे कि आपको क्या करना है, लोकल्स को हायर करना है, आपको जो है कि वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो जिसकी वजह से उसका वर्क अटेंशन जो है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अमेजोन ने 2005 में इंडिया में अपना ऑफिस ओपन किया था, A9 उसका एक प्रोजेक्ट था, उस समय फेल हो गया था, फिर 2009 में फिर से उसने रिवाइव किया। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो अमेजोन का बॉस इंडिया में आया था, तो अमेजोन का नॉट हेड बट उसका राइट हैंड मैन एक मिस्टर शायद विकास करके थे, वो इंडिया में आए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो सारे मेरे ऑफिस के अंदर लोग हैं वो सूट पहन के, ब्लेजर पहन के वो यहाँ पे आते हैं, वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ही वॉज वेरी लाइक कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा कि मैं जब अपने वहां पे वर्क करता था तो हमारे वहाँ कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था, हम शॉर्ट्स में वर्क करते थे वहां पे, जैसे कि डेस्क पे ही खा लिया, डेस्क पे ही मीटिंग कर लिया, कोई भी फॉर्मल कुछ भी नहीं, सब कुछ इनफॉर्मल होता था। एंड देन सी आवर वर्क एफिशिएंसी बहुत हाई था।
लेकिन इंडिया में जब आके उसने देखा तो उसको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू ऑल दिस थिंग, लाइक ड्रेस कैसा होना चाहिए, टाइमिंग क्या है, और ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसने ये सबको हटा दिया और उसने लोगों को कहा कि आपको जितना फ्रीली वर्क करना है आप फ्रीली वर्क करो, वी हैव ऑल द मनी, वी हैव ऑल द लिबर्टी एंड बट हमारा ये प्रोजेक्ट फुलफिल होना चाहिए। तो उसके बाद 2005 में जो उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ था और 2009 में उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने रिवाइव किया, और आज अमेजोन को देखो, इंडिया में ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे है, नोबडी कैन रिप्लेस अमेजोन, जबकि इसके अंदर जियो एग्रेसिवली ट्राई कर रहा है। उसके बाद वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद के भी एग्रेसिवली ट्राई किया तो भी नहीं हुआ, पेटीएम हैज ट्राइड, वो भी फेल हुआ, और अमेजोन इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सी स्टिल मतलब वो वर्क कर रहा है। तो जितना इंडस्ट्री को हम फ्री रखेंगे उतना ही इंडस्ट्री परफॉर्म करेगा, जितना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन होगा उसका अटेंशन डाइवर्ट होगा, ये प्रॉब्लम है। क्रिटिसिज्म क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट सुटेबल ह्यूमन रिसोर्स ये हैम्पर हो जाएगा, बेस्ट रिसोर्स हमें नहीं मिलेगा, बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि रिजर्वेशन अभी सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिस्ट्रिक्टेड है, बट रिजर्वेशन अब जो है हमने प्राइवेट में लेके आ गए, एनीवन कैन वर्क एनीवेयर। फिर 90s के पहले उस समय इंस्पेक्टर राज था। तो इंस्पेक्टर राज क्या होता है कि आप अपना कंपनी चला रहे हैं, कोई भी इंस्पेक्शन करने आ रहा है, वो कहेगा कि आपको तो परमिशन दिया था कि 4000 कार ही बनाना है, आपने 5000 कार क्यों बनाया? मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि सर ये कार मैंने लास्ट मंथ बनाया था, अभी मैंने सेल नहीं किया इसलिए मेरे कैंपस में पड़ा हुआ है, इस बार मैन्युफैक्चर नहीं किया। वो कहेगा नहीं नहीं ये सब मुझे नहीं सुनना है, मैं आपके ऊपर जो है 1 लाख रुपीज का फाइन डालता हूँ। मैं कहूंगा सर 1 लाख का फाइन मत डालो, आप एक काम करो कुछ ले दे के कर लेते हैं, तो 10,000 में इसको सेटल कर लेते हैं। जितना ज्यादा इंस्पेक्शन होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है ब्राइबरी होने के, चांसेस है करप्शन होने के चांसेस हैं। और ये आपने लॉकडाउन में देखा होगा, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर सबको मिला दें तो 5,000 से भी ज्यादा नोटिफिकेशन था। जैसे कार के अंदर अभी एक ही आदमी जा सकता है, 2 लोग जा सकते हैं, विंडो सीट पे जो बैठे हैं वही जा सकते हैं, मल्टीपल नोटिफिकेशन था। ये शॉप खुला रहेगा, ये शॉप बंद रहेगा, शॉप में भी मिल्क का पार्लर ओपन रहेगा, लेकिन जो ग्रोसरी शॉप होगी वो बंद रहेगी। अब जो दोनों बेच रहा है वो क्या करेगा? तो जितना ज्यादा कंफ्यूजन रूल्स में अगर होता है उतना ही ज्यादा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के करप्शन के चांसेस हैं। अब कभी भी पुलिस आती थी, कभी भी कोई गवर्नमेंट आता था ऑफिसर और किसी ठेले को उसने गिरा दिया, उसने कहा कि तुमको परमिशन नहीं दिया, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम जाओ पहले परमिशन लेने। जैसे कितने जो ग्रोसरी के शॉप ओनर थे या ये सब्जी वाले थे, कभी कभी उनसे बात करता था, तो जैसे एक सब्जी वाला मेरे घर के बाजू में ही है, तो लॉकडाउन के टाइम पे मई के मंथ में मैं उसके वहां गया तो बहुत सारे लोग लाइन लगा के वहां पे खड़े थे और सब सब्जी ले रहे थे, क्योंकि अहमदाबाद में उस समय शायद 7-8 दिन के बाद ओपन हुआ था, 6 मई से 13 में, तो सब लोग 15 में, तो सब लोग लूट रहे थे। तो उसने कहा कि ये कार्ड लेने के लिए, हेल्थ कार्ड लेने के लिए मुझे 4 घंटा आज वेट करना पड़ा लाइन में, आप लोग प्लीज जो है वो ठीक से मतलब यहाँ पे खड़े रहो, अदरवाइज कोई भी देख लेगा तो फिर मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो जितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उतना ही जो ब्यूरोक्रेसी है उसका पावर इंक्रीज होता है और फिर वो पावर को मिसयूज करता है। तो हमें कम से कम एक और हाँ एग्जांपल बताता हूँ। कल मैंने जो कैब किया था तो उस कैब ड्राइवर ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि सर आपको कहाँ पे जाना है, तो मैंने कहा एयरपोर्ट जाना है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार आप लोग ये बार बार क्यों पूछते हो, आपको कैंसिल करना होता है कैब इसलिए पूछते हो? तो बोलता है नहीं नहीं मैंने इसलिए पूछा कि अगर किसी को नोएडा जाना होगा, गुड़गांव जाना होगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। मैंने बोला क्या है नोएडा में, गुड़गांव में? तो दिल्ली से जब दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल है, टैक्सी है, तो वहां से पास लेना होता है हमें। तो मैंने बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है, पास ले लो। तो बोलता नहीं पास का वहां पे कोई काउंटर नहीं होता, आपको ऑनलाइन बुक करना होता है। ऑनलाइन बुक कर लिया पास। तो वैसे ही एक मेरे फ्रेंड ने लास्ट वीक किया था, तो उसने पूरे मंथ का पास ले लिया ऑनलाइन, एक एजेंट था उससे ऑनलाइन खरीदा, बाद में पता चला वो पास ही नकली है। वो फिर यूपी में एंटर होता है और यूपी पुलिस ने उसके ऊपर चालान काट दिया और वो चालान था 22,000 का। तो इससे अच्छा हम सोचते हैं कि हम जाते ही नहीं हैं, हम दिल्ली में ही घूमते रहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना ही नहीं है, अदरवाइज ये सब प्रॉब्लम है। अब देखो कि गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आया कि कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर होगा उसको कुछ एंट्री टैक्स पे करना होगा। चलो इट इज गुड, स्टेट के अंदर पोल्यूशन होता है, उसके रोड को यूज करते हैं, यू हैव टू पे, बट इसके लिए फिजिकल बूथ तो क्रिएट करो। अगर इसमें अगर हम फिजिकल बूथ क्रिएट नहीं करते हैं तो से टैक्सी ड्राइवर तो चलो फिर भी पढ़े लिखे होते हैं, व्हाट अबाउट ट्रक ड्राइवर या रिक्शा में जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, अब उनका क्या? तो ऑनलाइन हमने ऑप्शन क्रिएट किया बट शायद उनको आता ना हो।
तो कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि जितना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन लेके आएंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें चीजों को सिंप्लीफाई रखना चाहिए, फिर ये कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज करेगा। ये एक शॉर्ट टर्म मायोपिक विजन है, शॉर्ट टर्म विजन है, जो क्या कहता है कि मेरे स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उससे बेनिफिट जो है मेरे स्टेट के लोगों को ही होना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले तो किसी का स्टेट है नहीं, ये पूरा का पूरा जो है वो इंडिया एक लार्ज कंट्री है और एनीवन कैन मूव एनीवेयर, किसी का स्टेट तो है नहीं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से स्टेट्स को बनाया है, स्टेट को बनाने के पीछे और कोई रीजन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक विजन है, इंडिया को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न। ये सोशली डिविजिव है कि जैसे कि आप आज मेरे स्टेट में आओगे, मैं आपको काम करने नहीं दूंगा, कल मैं आपके स्टेट में आऊंगा, आप भी मुझे काम करने मत देना, तो इस तरीके से ये चलेगा। और ये एक नया कम्पिटिटिव एथनिक पॉलिटिक्स लेके आएगा कि लाइक आज आंध्र प्रदेश कर रहा है तो महाराष्ट्र भी करेगा, महाराष्ट्र कर रहा है तो हरियाणा भी करेगा, देन JNK, देन हिमाचल, उत्तराखंड, सारे लोग करेंगे। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इंडिया को हम नंबर ऑफ आइसोलेटेड आइलैंड बना देंगे कि ओके, एनीवन फ्रॉम दिल्ली हरियाणा एंटर नहीं होगा, एनी फ्रॉम हरियाणा यूपी एंटर नहीं होगा, आइसोलेटेड आइलैंड बना देंगे। सो दिस इज नॉट गुड। इसके अंदर भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन है। अगर मैं 50,000 रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, मैं कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकता हूँ। 50,000 से कम अर्न कर रहा हूँ, यस, आप इस स्टेट में आके वर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? जब रिजर्व करना है तो सबके लिए रिजर्व करो कि हरियाणा के अंदर जो हाईएस्ट बिजनेसमैन है, सपोज जो हरियाणा का बिजनेसमैन है वही हरियाणा में इन्वेस्ट कर पाएगा, हरियाणा का जो लोकल है वही वहां पे ऑफिसर बन पाएगा, हरियाणा में इंडस्ट्री वो ओपन कर पाएगा जो हरियाणा के लोकल्स है। अब होंडा कंपनी, मारुति कंपनी, ये सब हरियाणा में है, तो होंडा का जो ओनर है वो जापानीज है, वो कोई हरियाणवी तो है नहीं। मारुति उद्योग का जो ओनर है RC भार्गवा, तो वो जो है वो भी तो हरियाणवी नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए दूसरे स्टेट से, दूसरे स्टेट से मैनेजर चाहिए, दूसरे स्टेट से एक्सपर्ट चाहिए, बट नॉट लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट। तो व्हाई दिस क्लास डिवाइड? दूसरे स्टेट से प्रोफेसर चाहिए कि हरियाणा के कॉलेजेस में, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में वहां पे दूसरे स्टेट के प्रोफेसर हो, बट व्हाई नॉट वर्कर्स? सो करना है तो सबके लिए करो या फिर किसी के लिए मत करो। तो दिस इज सोशली डिस्क्रिमिनेटिव। रिच, प्रिविलेज एंड हाईली स्किल वो एंटर हो सकते हैं, बट पुअर एंटर नहीं हो सकते हैं। मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, हरियाणा के अंदर सोनीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत दिल्ली से पास में है, तो वहां पे एक वो मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज के वो डीन है। तो नाउ अगर रिजर्वेशन रखना है तो उनको भी मत रखो, ही इज आउटसाइडर। सो व्हाई सिलेक्टिविज्म कि इसको रखना है इसको नहीं रखना है, तो ये ठीक नहीं है। देन ऑल्टरनेटिव क्या है? हमें क्या करना चाहिए? कोई रूल, कोई लॉ नहीं बनाना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि कंपनीज को एडवाइस करना चाहिए कि एक काम करो, आप लोकल्स को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करो। आप ज्यादा लोकल्स को रिक्रूट करोगे, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, हम आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कम कर देंगे, हम आपको ज्यादा सब्सिडी देंगे। तो हमें इंसेंटिव देना चाहिए उस इंडस्ट्रीज को जो लोकल्स को एम्प्लॉय करता है, नॉट हमें जो है कि किसी को पनिश करना चाहिए। तो वी शुड प्रोवाइड इंसेंटिव। गवर्नमेंट वैकेंसीज के बैकलॉग को हमें फिल करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट, अगर आप वैकेंसीज को देखो तो बहुत ज्यादा बैकलॉग है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब के एस्पिरेंट थे, उन्होंने फरवरी में ट्विटर पे बहुत सारा ट्रेंड चलाया था कि नहीं हमें जॉब नहीं मिल रहा है। इसमें एक एग्जाम का मैं हाईलाइट करूंगा आपको। SSC ने 2017 में एग्जामिनेशन लिया था, अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इससे भी हाइट्स आप देखो कि बिहार गवर्नमेंट ने 2014 में एक जॉब का नोटिफिकेशन निकाला था, वो 3 स्टेज में था, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेंस उसका हो गया एंड राइट नाउ वी आर इन 2021, उसका इंटरव्यू बाकी है। फॉरगेट अबाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग कब आएगा? से अगर इंटरव्यू वो आज भी लेती है मार्च के मंथ में, तो भी ज्वाइनिंग उसका मई में आएगा। तो 2014 टू 2021 मींस 7 ईयर एक जॉब का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मीन्स कभी कभी तो ऐसा होगा कि जैसे इस बर्थ में हमें जो एग्जाम देना होगा और शायद नेक्स्ट जॉब में जैसे ही हम बॉर्न होंगे, वी विल बी बॉर्न विद अ गवर्नमेंट जॉब कि ओके, लास्ट टाइम जो आपने दिया था आपका क्लियर हो गया, कांग्रेचुलेशन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे। अब आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं। इस वे में हमें प्रिपेयर अब रहना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो वैकेंसीज का बैकलॉग है उसको हमें पहले फिल करना है। अगर सिर्फ हम प्राइमरी सेकेंडरी टीचर्स को देखें तो ऑल ओवर इंडिया में 17-18 लाख वैकेंसी है। क्यों नहीं हम उसको फिल कर सकते हैं? अगर हम उसको फिल करेंगे तो उससे ये होगा कि एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव होगा, 17-18 लाख जो यूथ हैं वो इंगेज हो जाएंगे। तो हमें इसको करना चाहिए।
उसके बाद हमें एंटरप्रेन्योरशिप इनकरेज करना चाहिए। सबको गवर्नमेंट भी जॉब नहीं दे सकती, सबको प्राइवेट कंपनीज भी जॉब नहीं दे सकती। तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि आप क्यों नहीं अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ओके, बिजनेस ओपन करने के लिए आपको बैंक से लोन चाहिए, बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको मैनेजरल सपोर्ट चाहिए, बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको एडवाइस चाहिए, गवर्नमेंट देगी आपको। बट व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर बिजनेस। एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्कीम है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, बट अगर आप टैक्सी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप विलिंग हो टैक्सी चलाने के लिए, तो सब्सिडाइज रेट पे आपको टैक्सी मिलेगा। और टैक्सी का जो पेमेंट है, आप बहुत ही अच्छे ईएमआई में आप पे कर सकते हो। तो टैक्सी है, रिक्शा है, मिनी ट्रक है, ये सब आप परचेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना चाहिए। तो 3 तरीके से हमें वर्क करना चाहिए। लोकल कंपनीज को हमें इंसेंटिव भी देना चाहिए, गवर्नमेंट बैकलॉग को फिल करें, और लोगों के अंदर बिजनेस माइंडसेट लेके आए कि आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना बेनिफिट है। फोर्थ, हम एक काम क्या कर सकते हैं, 2030 में इंडिया में जितना भी लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, उससे 47 मिलियन ज्यादा हमारे पास लेबर अवेलेबल होगा। जितना भी लेबर का रिक्वायरमेंट है उससे 47 मिलियन ज्यादा। वर्ल्ड में उसी टाइम पे लेबर का शॉर्टेज होगा, और वो लेबर का शॉर्टेज है डेट इज 56 मिलियन। सो 2030 में वर्ल्ड में 56 मिलियन लेबर का शॉर्टेज होगा। एट द सेम टाइम इंडिया में 47 मिलियन लेबर सरप्लस है। हम अपने लेबर को दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं काम करने के लिए, जर्मनी में, जापान में, वहां पे जा सकता है काम करने के लिए, पर वो कब जाएगा, जब उसका हेल्थ ठीक होगा, जब वो एजुकेटेड होगा, और जब उसके पास स्किल्स होगा। तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना है, ताकि दूसरे कंट्री में जो लेबर का शॉर्टेजेस है उसको जाके हम फिल करें। अदरवाइज अगर ये लेबर इंडिया से नहीं जाता है तो इंडिया के ऊपर बर्डन बनेगा, और जब इंडिया के ऊपर बर्डन बनेगा तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। सबको जॉब गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती। नो गवर्नमेंट, नो कंट्री कैन गिव जॉब टू एवरीवन, बिकॉज वो लिमिटेशन होता है। प्राइवेट कंपनी भी नहीं दे सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अगर सोशल सर्विस करने लगेगी तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली वो लॉस में जाएगी। तो समहाउ हमें अपने लेबर को एक्सपोर्टेबल बनाना चाहिए। अभी अगर आप देखो कि द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट जो पास होते हैं, द क्वालिटी इज नॉट गुड। मीन्स ऐसा है कि हार्डली मीन्स आप 50 ग्रेजुएट से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि 5-6 थोड़ा सेंसिबल है, बाकी तो मतलब ऐसे ही चल रहा है। राजेंद्र नगर में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, जहाँ पे यूपीएससी का लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत पहले 2018 में तो दो फ्रेंड, एक फ्रेंड था और दूसरा उसका फ्रेंड था, कर्नाटक का था, एक गुजरात का था। सो वो दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। सो दे वेर आर्गुइंग कि दोनों में से पहले कौन आया यहाँ पे दिल्ली में प्रिपेयर करने के लिए। तो जो गुजरात वाला था उसने कहा कि मैं 2008 में आया, और दूसरा कह रहा था कि नहीं मैं तो 2006 में आया। तो लास्ट में फाइनली डिसाइड हुआ कि ओके, यू आर द एल्डेस्ट पर्सन इन दिस एरिया जो प्रिपेयर करने आए। नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन इज दिस, कि मैं 12 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं 10 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट प्रिपरेशन का आउटपुट क्या है, जीरो। सो 10 साल 20 साल आप प्रिपेयर भी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अभी आप दिल्ली के अंदर जाके देखोगे, समटाइम्स कैसा है कि अहमदाबाद में एटलीस्ट एटमॉस्फेयर तो थोड़ा ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनपीए कम है, लेकिन दिल्ली में एनपीए बहुत ज्यादा है। कि 2 लाख 3 लाख का वहां पे क्राउड है, जिसमें से 2 लाख तो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो सिर्फ वहां पे एडवाइस ही देते रहता है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट कम है, जैसे 100-200 लोग प्रिपेयर करते हैं तो से एनपीए 100 होंगे, लेकिन वहां पे एनपीए बहुत ज्यादा है, तो वो प्रॉब्लम है। तो हमें अपने लेबर को एक्सपोर्टेबल बनाना चाहिए, लेबर को स्किलफुल बनाना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, मैं इलिटरेट हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह वर्क कर लूंगा। एक एटीएम है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क कर लूंगा। एक रिक्शा को मैं पुल कर लूंगा। लेकिन अब मैंने बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग ये सब कर लिया, तो उसके बाद मुझे लगेगा कि मैंने तो अब डिग्री ले लिया है, तो मैं एक छोटा लेबर का काम क्यों करूं, और मैं वेट करूंगा कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी कंपनी में मैनेजर बनूं, गवर्नमेंट में ऑफिसर बनूं, देन मैं वो काम करूंगा। लेकिन मैंने डिग्री तो ले लिया, बट मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, और छोटा काम भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो मैं आइडल बैठ के अपना भी टाइम वेस्ट करता हूँ, फैमिली का भी टाइम वेस्ट करता हूँ, एनर्जी भी वेस्ट करता हूँ, और हर चीज पे अपना ओपिनियन देता हूँ।
टीवी पे कोई भी डिबेट चल रहा है, अब मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा एक कजिन है, वो 4 साल से बीकॉम कर रहा है, लेकिन उसको बिजनेस मैथ्स अकाउंट्स ये सब समझ में नहीं आता है, बट ऑनलाइन वो सबको बताते रहता है कि सीए के डिफरेंट प्रोविजन क्या है, सबको वो बांग्लादेश भेजते रहता है। किसी ने अगर क्रिकेट में इंडियन टीम के बारे में कुछ कहा तो वो फिर कमेंट करता है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि तुम्हारे पास इतना विजडम आता कहाँ से है, मतलब फ्रॉम वेयर यू हैव दिस ऑल दिस पूल ऑफ नॉलेज, कि सिंपल एक अकाउंट तुमसे क्लियर नहीं हो रहा है और फिर उसके बाद तुमको सीए समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट का एक एक इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में आ रहा है, थाली बजाने का क्या इफेक्ट होगा कोरोना वायरस पे वो भी उसको पता है कि थाली की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड की वजह से कोरोना भाग जाएगा, मर जाएगा। मैं बोला यार खतरनाक है, मतलब कॉमर्स में होने के बाद भी किसी के पास इतना साइंटिफिक नॉलेज, मतलब इट इज कमेंडेबल। ऐसा पता नहीं उसने साइंस लिया होता तो क्या होता है ना, पूरे अर्थ पे हैवोक आ गया होता। दूसरे एग्जाम्पल क्या है, तो आंध्र प्रदेश असेंबली ने 2019 में सिमिलर लॉ पास किया था, 75% लोकल के लिए रिजर्व रखेंगे, बट कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया, पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और फिर अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटका ने कहा कि जितने भी ब्लू कॉलर जॉब है वो लोकल के लिए रिजर्व होना चाहिए। अब व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, व्हाइट कलर कॉलर जिसमें मेंटल वर्क इन्वॉल्व है, ब्लू कलर कॉलर जिसमें हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई वर्कर है, कोई प्लम्बर है, वो ब्लू कॉलर वर्क हुआ, कोई फार्मर है वो भी ब्लू कॉलर वर्क हुआ, और जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई रिसर्च में वर्क कर रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो व्हाइट कॉलर जॉब हुआ। मध्य प्रदेश ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जितनी भी एग्जाम लेगी उसमें लोकल्स ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, सपोज स्टेट का जो एम्प्लॉयमेंट है, तो डेट इज क्लास 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 का एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें क्लास 1, 2 के लिए मोस्टली जो स्टेट होती है वो रेसिडेंट का क्राइटेरिया नहीं रखती है, क्योंकि उसमें ऑफिसर चाहिए उनको, उनको ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे से स्टेट को चला पाएं। बट 3/4 में मोस्टली क्राइटेरिया होता है। अब जैसे कि 4 क्या है कि कोई प्यून को रिक्रूट करना है, कोई ड्राइवर को रिक्रूट करना है, 3 है डेट इज क्लर्क है, 2 है डेट इज सुपरवाइजर है, सबॉर्डिनेट है, और 1 है वो ऑफिसर है। लेकिन स्टेट दूसरी क्राइटेरिया रख सकती है, लाइक गुजरात में आपको जीपीएससी का एग्जामिनेशन देना है, तो एक गुजराती का पेपर है, आपको क्वालिफाई करना होगा, तो ऑब्वियस जो गुजरात का होगा उसका गुजराती पे कमांड अच्छा होगा, वो क्लियर कर पाएगा। महाराष्ट्र में मराठी क्राइटेरिया है, पंजाब में क्राइटेरिया है कि 10th में आपका पंजाबी वन ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 10th में पंजाबी लैंग्वेज कब होगा, जब मैंने पंजाब से स्कूलिंग किया होगा। अब गुजरात में तो ना तो पंजाबी का ऑप्शन भी नहीं आता है ना, तो हाउ कैन यू कीप पंजाबी लैंग्वेज। तो स्टेट ऐसे क्राइटेरिया रख सकती है, पर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कह सकती है कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इसमें आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन 3/4 में वो रिजर्व कर सकती है, 1-2 में नहीं कर सकती, 3/4 में कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन एनीवन कैन अप्लाई, आर्मी, एयरफोर्स, यूपीएससी कोई भी अप्लाई, एसएससी कोई भी अप्लाई कर सकता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उन्होंने सर्कुलर इशू किया था पास्ट में, ताकि लोकल रेसिडेंट को हम हायर कर पाए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हमने रिजर्वेशन लेके आए, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो होना चाहिए? इसलिए जस्टिफाइड है कि 60-70% वर्कफोर्स अभी प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता है, तो प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेट करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर में लोकल्स को बेनिफिट होना चाहिए, तो इस रिगार्ड में आप देखो तो ये जस्टिफाइड है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर जो है, से फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया होगा। सपोज गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती है तो मेरे को अपना पावर प्लांट डालना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट से वाटर का सप्लाई दे रही है, गवर्नमेंट ने बिल्डर को ये लैंड दिया होगा और बिल्डर ने इस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया होगा, बिल्डर्स को बहुत सारा सब्सिडी मिला होगा, टैक्स रिलीफ मिला होगा, लेबर लॉज में रिलैक्सेशन मिला होगा, तो इस बिल्डिंग में वाटर आ रहा है गवर्नमेंट का, इस बिल्डिंग के अंदर या जो लैंड है गवर्नमेंट का, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है गवर्नमेंट का, तो प्राइवेट सेक्टर जब ऑपरेट करता है तो वो गवर्नमेंट से वन और अदर बेनिफिट लेता है, तो जब वन अदर बेनिफिट लेता है तो वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करेगा? और सिर्फ उसका काम प्रॉफिट अर्न करना थोड़ी है, और सिर्फ टैक्स देने से
सर्विस फीस देने से हमारा जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खत्म नहीं हो जाता है, सोसाइटी को भी डेवलप हमें करना है। तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सब्सिडी को यूज करता है ग्रो करने के लिए, तो व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये भी एक सिनारियो है। अब इंडिया में स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखो तो CMIE सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। 4 मार्च 2021 को इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है, डेट इज पूरे इंडिया में 6.8%, अर्बन एरिया में 7.0, रूरल एरिया में 6.7। रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों है, तो उसके पीछे रीजन है नरेगा। नरेगा और यू कैन कॉल इट एज मनरेगा, जहां पे गवर्नमेंट एटलीस्ट 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसे रूरल एरिया में कंपैरेटिवली कम है। ग्राफ को आप देखो तो इसमें जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो रूरल एरिया का है, अर्बन एरिया का ग्राफ है वो पिंक वाला है, और ग्रे कलर का है वो ऑल ओवर इंडिया का है। तो इस तरीके से ग्राफ मूव कर रहा है। ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो बहुत ही स्कैरी हो गया था, मोर देन 27% हो गया था, तो डेट वाज बिट प्रॉब्लमेटिक। बट अब ये 6-7% पे है, तो नाउ इट इज ओके, मैनेजेबल है। लास्ट 6 ईयर में कितना जॉब क्रिएट हुआ, तो अगर ये भी देखोगे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का डेटा है, एंड 2015 के बाद उन्होंने डेटा रिलीज नहीं किया है, 2015 तक ही है। तो अगर आप देखोगे तो ये जॉब का क्रिएशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये भी एक सिनारियो, अगर 2015 के बाद डेटा आएगा तो और भी जॉब क्रिएशन कम हो रहा है। दूसरा आप ये देखो कि 1/3 ऑफ हमारा जो लेबर है वो कैजुअल लेबर है। कैजुअल लेबर मीन्स नॉन परमानेंट लेबरर, जिसको मैं जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ। दूसरा है कैजुअल लेबर के लिए कोई भी लेबर लॉ नहीं होता है, उसका बार्गेनिंग पावर बहुत कम होता है। तो 1/3 हमारे लेबरर्स कैजुअल लेबर हैं। 17% वर्क फोर्स सैलरीड है। 71% को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या होता है, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मुझे वेजेस मिलेगा, लेकिन जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया अब मुझे वेजेस नहीं मिलेगा। अब ये कैसे होता है कि आज मैं बीमार हूँ, अगर मैं परमानेंट वर्कर हूँ, मैं कंपनी नहीं जाऊँगा तो मैं मेडिकल लीव पे हूँ, मेरा सैलरी चालू होगा। मैं प्राइवेट वर्कर हूँ, कैजुअल वर्कर हूँ, मैं आज काम करने नहीं जाऊँगा, मेरा सैलरी कट हो जाएगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं ओल्ड एज में हो चला गया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पेंशन होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, मेडिकल बेनिफिट होता है, तो ये हम परमानेंट वर्कर्स को देते हैं, कैजुअल वर्कर्स को नहीं देते हैं। इंडिया में 2 आउट ऑफ 3 हाउस होल्ड, माइंड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली। हाउस होल्ड का डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर है हस्बैंड, वाइफ और इनके डिपेंडेंट्स। सो डिपेंडेंट्स यहाँ पे यंगर हो सकता है इनका चाइल्ड, या तो ओल्डर डिपेंडेंट हो सकता है इनके पेरेंट्स। सो हाउस होल्ड में 2 आउट ऑफ 3 हाउस होल्ड इन इंडिया जिनका 10,000 से कम मंथली इनकम है। अब 66% ऑफ फैमिलीज का 10,000 से कम इनकम है। जस्ट इमेजिन 10,000 फैमिली में एवरेज अगर मैं 4 लोग को भी कंसिडर करूं तो 2,500 पर पर्सन, इट इज वेरी लो। उसके बाद आप जब इस डेटा को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हरियाणा गवर्नमेंट रिजर्वेशन के लिए लॉ लेके आया, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। रेड कलर से जो मैंने सर्कल किया है, इंडिया के वो स्टेट हैं जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। तो गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 21.1% है, जितने भी लोग वहाँ का लेबर है 21.1% अनएम्प्लॉयड है। हरियाणा हाईएस्ट इन इंडिया 26.4%, राजस्थान 25.6%। सो पूरे इंडिया का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डेट इज इन हरियाणा। और ये डेटा सबसे लेटेस्ट डेटा है CMIE का, और ये डेटा है 2021 फरवरी का, यानी सबसे लेटेस्ट डेटा। राइट नाउ वी आर इनटू मार्च, टुडे इज 7 मार्च। जो ग्रीन कलर में किया है वहां पे मीडियम लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है। बिहार 11.5, हिमाचल प्रदेश 15.1, जम्मू एंड कश्मीर 14.2, झारखंड 12.1 एंड त्रिपुरा 11.1।
सो हरियाणा गवर्नमेंट का लॉ लाने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, लोकल्स को हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, मीडियम स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दे, तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो दो हमने फैक्ट को देखा। एक फैक्ट ये था कि हरियाणा में जो माइग्रेशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 50% वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं वो लेस देन 4 ईयर वहाँ पे रहते हैं। और दूसरा रीजन है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी हाई है। देन स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप इंडिया में देखो, 34% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया दे आर पेड लेस देन मेल। वुमेन के इनकम को इंडिया में हम सब्सिडरी इनकम कंसिडर करते हैं, सपोर्टिंग इनकम कंसिडर करते हैं, मेन इनकम मेल के इनकम को हम कंसिडर करते हैं। तो जिसके वजह से फीमेल जो है उसको 34% कम पे किया जाता है, क्योंकि फीमेल के ऊपर बर्डन नहीं होता कि उनको फैमिली को फीड करना है, वो बर्डन मेल के ऊपर होता है। ये एक अनरिटन सा लॉ है। 92% वुमेन एंड 82% ऑफ मेन, इनका मंथली वेज 10,000 या 10,000 से कम था। जबकि सेवेंथ पे कमीशन हम बनाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कितना सैलरी देना चाहिए, कितना अलाउंसेस देना चाहिए, उसके लिए हम बनाते हैं। और पे कमीशन जो रिकमेंड करता है वो बेंचमार्क हो जाता है, लोअर फ्लोर हो जाता है, उसके आगे दूसरे फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो सैलरी इंक्रीज करती है। तो पे कमीशन का रिकमेंडेशन था, 7 सेंट्रल पे कमीशन का, कि 18,000 पर मंथ का सैलरी होना चाहिए, तब वो अच्छे से रह पाएगा, बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल हो पाएगी। बट अभी 92% एंड 82%, ऑलमोस्ट 85-86% इंडिया का जो वर्कफोर्स है, इट इज गेटिंग लेस देन 10,000, यानी जो मिनिमम वेजेस हमने कहा है उसका भी 50% ही मिल रहा है उसको। रूरल लेबर मार्केट वो स्ट्रांगली स्ट्रक्चर है। अब कैसे? अब जैसे कि मैं गांव में रह रहा हूँ, मेरे को अपने घर में कुक चाहिए, नहीं नहीं ये अपने कास्ट का नहीं है, इसको रखना नहीं है। घर में थोड़ा इनकम कम है, फीमेल को वर्क करने जाने नहीं, हमारे घर की फीमेल जो है वो बाहर काम करने नहीं जाती। तो रूरल एरिया में जो आपका इकोनॉमिक डिसीजन होता है उसके पीछे सोशल कल्चरल रीजन होता है। बट अर्बन एरिया में मुझे अपने घर में कुक रखना है, कुक ए 1500 डिमांड कर रहा है, कुक बी 1000 डिमांड कर रहा है, मैं 1000 वाले कुक को रख लूंगा। वो कौन से कास्ट का है, रिलीजन का है, क्या फर्क पड़ता है, उससे तो कोई मैटर करता नहीं है। अर्बन एरिया में हमारा इकोनॉमिक डिसीजन ऑब्जेक्टिव होता है, रूरल एरिया में हमारा इकोनॉमिक डिसीजन हमारे सोशल कल्चरल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई रूरल एरिया में बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब नहीं मिल पाता है। ये बहुत अच्छा कुक है लेकिन ये अपने कास्ट का नहीं है, एक काम करो इसको छोड़ो, ये अपने कास्ट का, इसी को हम रखते हैं। यानी मैंने अच्छे कुक को नहीं रखा, जो सेकंड बेस्ट कुक है उसको रखा, बिकॉज मेरा जो सोशल आइडेंटिटी है उसके साथ मैच करता है। तो डेट्स वाई रूरल एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब जो टेंडेंसी है वो हमें बैकवर्ड पुल कर रही है। आप जैसे देखो कि मैं ऐसा कहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कास्ट है, अगर ये फूड को कुक करेगा तो मैं कंज्यूम नहीं करूँगा। जब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स ये सब ग्रो हो रहा था, तो उस समय भी तो किसी लोअर कास्ट ने जो है उसको ग्रो किया होगा। तो आप अब उसके ऊपर भी रेगुलेशन लगाएंगे कि देखो उसने ग्रो किया है तो अब मैं इसको कंज्यूम नहीं करूंगा। जैसे कि एक लेडी थी बड़ौदा में जब मैं रहता था, तो उनका ऐसा था कि जो वहाँ पे नल चालू करता था पूरे सोसाइटी का, तो वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता था। तो उनका ऐसा, जब नल में जब पानी आता था तो फर्स्ट जो बकेट होता था उसको वो फिल नहीं करती थी। रीजन क्योंकि उसने उसको टच किया है, ये ऐसा है। तो अब देखो ये कैसा लॉजिक है अब, कि नल को जिसने चालू किया, सपोज वो 1 किलोमीटर दूर है ना, उसके नॉब को मैंने चालू किया, जो भी वहां से सिग्नल है वो पूरा ट्रांसमिट हो रहा है, वाटर के टैंक में गया, वाटर के टैंक से सबके टैप में गया, और जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर है वो कंज्यूम नहीं करना है, उसके बाद तो प्योरीफाई हो गया, उसको कंज्यूम करना है। तो अभी देखो कैसा लॉजिक है। इवन लॉजिक को देखोगे तो लॉजिक भी मतलब वो लो फील करेगा कि मतलब यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब काम चल रहा है। तो रूरल में इसलिए हमारा वर्क एफिशिएंसी हाई नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। जॉब को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इकोनॉमी को 7% पे ग्रो करके, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसको हम प्रमोट करें, हेल्थ एंड एजुकेशन में ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा सिटीजन इनोवेटिव हो, हमारा सिटीजन का वर्क प्रोडक्टिविटी हाई हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्किलिंग करना चाहिए, लोगों के स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। अभी जैसे कि मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है और मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट मुझे हेल्प दे, तो गवर्नमेंट कितना हेल्प दे सकता है? जब लॉकडाउन लगा था
तो आई वॉज कंफर्टेबल इन टीचिंग इन ऑफलाइन जो क्लासेस था, बट ऑनलाइन में उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो इनिशियली जब अप्रैल मई में ट्राई किया, तो आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड कि मतलब कैसे मैं जो ऑफलाइन में करता हूँ वैसे ऑनलाइन में कर पाऊँ। बट ग्रेजुअली जैसे ही मई एंड या जून आता है, आई वॉज कंफर्टेबल। और फिर क्या हुआ कि मतलब ईज हो गया कि जैसे ऑफलाइन में लेक्चर लेते हैं वैसे ऑनलाइन में लेते हैं। अब सपोज करो कि मैं ये नहीं करता और फिर मैं डिपेंड करता गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे, गवर्नमेंट मुझे हेल्प करे। गवर्नमेंट कहाँ से हेल्प करेगा? और उसके बाद जो मैंने लॉकडाउन में अर्न किया, उसका मैंने इनकम टैक्स पे किया, उसका मैंने जीएसटी पे किया। तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट रादर देन डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट। आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट। तो हमें खुद अपने स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हेल्प दे सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं दिया होता तो फिर मैं कैसे कर पाता? तो वहां तक गवर्नमेंट आपको टूल्स दे सकता है। बट आप अगर सोचो कि गवर्नमेंट आपके घर में आके फूड दे दे, गवर्नमेंट आके आपको जॉब दे दे, आपके जॉब को भी इजी बना दे, आपके जॉब को भी गवर्नमेंट स्टेबल बना दे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनते हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं बनना है, वी शुड थिंक हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। उसके बाद हमें करप्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए हटाने के लिए, क्योंकि करप्शन की वजह से जो है वो स्लो डाउन हो जाता है हमारा इकोनॉमी। करप्शन की वजह से लोगों के अंदर नेगेटिव फीलिंग आता है। करप्शन की वजह से वेल्थ का मिस एलोकेशन होता है, तो उसको हमें ठीक करना चाहिए। जॉब को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यूथ का स्किलिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट यूथ के लेके आए। दूसरा, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। जो स्ट्रेस सेक्टर है, जैसे अभी डायमंड है, टेक्सटाइल है, उसको हम रिलीफ पैकेज अनाउंस करें। इजी बैंक से लोन मिलना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर पे स्पेंड करना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम 1 रुपीज स्पेंड करते हैं तो 8 रुपीज का गेन होता है। एग्रीकल्चर में हम 1 रुपीज स्पेंड करते हैं तो 4 रुपीज हमें गेन होता है। सॉरी ये हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। कोई भी हम इंपोर्ट लेके आते हैं, इंपोर्ट का डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव हमें बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइना से टॉय आ रहा है, क्या वो टॉय को हम नहीं बना सकते हैं? जैसे कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि लुई फिलिप का या किसी भी वैन हुशन का किसी का भी आप शर्ट या जीन्स ले रहे हो, वो मेड इन बांग्लादेश है। क्या हम क्लोथ को स्टिच नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसमें बटन नहीं लगा सकते हैं? तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव ढूंढें। जैसे कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमने सबसे सस्ता मिशन मार्स पे भेज दिया, मंगलयान मिशन, और दूसरी तरफ जो है कि हम जीन्स और शर्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो मतलब कैसा है कि आयरनी है सिचुएशन का। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कंट्री, हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं हमें उसका डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए। चाइना से टॉय आ रहा है, ओके देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है हम बना सकते हैं। एक मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा और अभी आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा है मतलब, और ये एपैथी बताता है। जब लॉकडाउन नया नया लगा था तो N95 का मैं मास्क लेने गया था, तो वो 350 रुपीज का था, 400 रुपीज का था। आज वो मास्क जो 20-25 रुपए में मिल रहा है 300-400। क्यों? क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करते थे हम और उसको यूज करते थे। क्यों चाइना से इंपोर्ट करना है? हम एक मास्क नहीं बना सकते? व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग इनटू इट? दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो वाराणसी उनका कंस्टिट्यूएंसी है, तो एक बार वहां के लोगों से बात कर रहे थे, तो उस एक से उन्होंने बात किया तो उसने ऐसा कहा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मास्क बना रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मास्क बनाने की क्या जरूरत है, आप एक काम करो अपने हैंडकरचीफ को ही बांध लो, वो भी मास्क की तरह वर्क कर सकता है। तो हमने क्या किया कि लॉकडाउन में बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सारा मनी वेस्ट किया चाइना से मास्क लाने में, जबकि ये कुछ था ही नहीं, हम खुद भी बना सकते हैं। तो हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि जो भी इंपोर्ट हम करते हैं उसका डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो टैक्स इंडिया को मिलेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लोकल एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो वी हैव टू थिंक इन दिस वे। हमें इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो होगा। और डोमेस्टिक कंपनी को हेल्प करना चाहिए। जैसे टाटा अगर जाके जगुआर को, लैंड रोवर को एक्वायर करता है, तो हमें इंडियन कंपनीज को इनकरेज करना चाहिए कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ और वहाँ के कंपनी को एक्वायर करो, मर्ज करो, खरीदो, ताकि उनका वैल्यू इंक्रीज होगा। एक प्रॉब्लम माइंडसेट का भी होता है कि जैसे हम एक तरफ जो है वो जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर एलन मस्क को एडमायर करते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया में जो बिजनेसमैन है उनको हम नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है वी शुड पनिश,
बट ऑल द बिजनेसमैन आर रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. सो एक तरफ हम विलीफाई कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को, अगर उनका ग्रोथ हो रहा है तो हम वन और अदर कॉन्स्पिरेसी थियरी बना रहे हैं कि बिकॉज इस लीडर के क्लोज है या उसके क्लोज है, उसकी वजह से रीजन हो सकता है. और दूसरी तरफ हम फॉरेन जो बिजनेसमैन है उनको एडमायर करते हैं. अगर किसी ने गलत किया है दे शुड बी पनिश्ड, बट नॉट लाइक दिस. जॉब प्रोवाइड करने में हम चैलेंज क्या फेस करते हैं? तो एक चैलेंज है प्राइवेटाइजेशन, कि हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है उस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया है. प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी? जॉब को कट करेगी और वो कम से कम लोगों को एम्प्लॉय करेगी, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट अर्न करना है. दूसरा है मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है. अब मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, और जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा तो उसको सेल कैसे करेगा, और इंडस्ट्री जब प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो उसके लिए एम्प्लॉय कहाँ से लेके आएगा. तो मार्केट में डिमांड हमें लेके आना है, और डिमांड कब आएगा? आर्टिफिशियल क्रेडिट से, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोन देंगे उससे होगा. ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, उसकी वजह से वर्क कम हो गया है. जैसे कि इस बिल्डिंग में 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया. तो अब क्या होगा कि बिल्डिंग में अब 10 के बदले में 2 ही सिक्योरिटी गार्ड को यूज करूँ, मेरा काम हो जाएगा. हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. मोर देन 65% ऑफ हमारा पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है. तो यूथ पॉपुलेशन है तो उसको जॉब देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, स्किलिंग करना पड़ेगा. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउटडेटेड है, सब स्टैंडर्ड है, और ज़्यादा डिग्री पे इसका स्ट्रेस होता है. और इसमें डिग्री कलेक्ट कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, एमए कर लो, एमकॉम कर लो, ज़्यादा डिग्री के ऊपर स्ट्रेस है. बट डिग्री के बाद क्या क्या हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल है? डिग्री तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या मार्केट में हम वर्क कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे. तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा? और जितना ज़्यादा हम हायर डिग्री एक्वायर करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का एक अभी एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन आया था बहुत पहले, 2018-19 में था. वो स्वीपर के लिए नोटिफिकेशन था. उसमें 7% उन लोगों ने अप्लाई किया जो डॉक्टरेट है, 13 to 14% लोगों ने अप्लाई किया जिन्होंने मास्टर्स किया है, 70% उन्होंने किया जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और जबकि रिक्वायरमेंट उसके लिए 10th पास था. रीजन, क्योंकि उनके डिग्री के अप्रोप्रिएट उनके पास जॉब नहीं है, या फिर उन्होंने डिग्री किया है तो जस्ट नेम सेक के लिए किया है, उस डिग्री में क्या है नहीं है उनको कुछ नहीं पता. तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना देना वो भी प्रॉब्लमेटिक है. लाइक इंजीनियरिंग का आप कंडीशन देखो, तो अब इंजीनियरिंग क्या हो गया कि एक बिग जोक बन गया है. गुजरात में जितने लोग 12th पास करते हैं, से 1 लाख लोग के आसपास गुजरात में 12th साइंस लोग पास करते हैं, और 1.4 लाख गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेज के सीट्स हैं. यानी जो 99% लेके आया वो भी इंजीनियर बनेगा, जो 35% लेके आया वो भी इंजीनियर बनेगा. तो विच मीन्स अब इतने ज़्यादा इंजीनियर सप्लाई हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड ही नहीं है. तो अब देखो, इंजीनियर चाय बना रहा है, इंजीनियर रिक्शा चला रहा है, इंजीनियर जो है वो मतलब इंजीनियरिंग वर्क छोड़ के कुछ भी कर रहा है, जेरोक्स का शॉप है उसका. तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अगर सप्लाई करेंगे और उतना डिमांड नहीं है तो भी प्रॉब्लम है. मैंने जब 12th कंप्लीट किया था तो उस समय 2 करियर के प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट थे. एक था फार्मेसी का और दूसरा था इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग में भी कोर जो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनका काफ़ी था. फार्मेसी में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा बायो ठीक नहीं था. मैं सोचा इंजीनियरिंग में मैं जाता हूँ. फिर जब मैं पास आउट हुआ और उसके 1-2 साल बाद आप देखो तो एवरी सेकंड पर्सन इज अ फार्मिस्ट और एवरी सेकंड पर्सन इज इंजीनियर. अब फार्मेसी का स्कोप इतना क्यों था? क्योंकि अगर आप डी फार्म करते हो, डिप्लोमा फार्मेसी, तो उसके बाद या उसके हायर डिग्री, तो आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो. और मेडिकल जो मेडिसिन है उसमें मार्जिन बहुत है, 50% 60% ऐसा मार्जिन है. तो और उसके बाद आप किसी 4-5 डॉक्टर के साथ टाई अप कर लो तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा. और तो इसमें बहुत लुक्रेटिव प्रोफेशन था. पर अब देखो कि एवरी कॉर्नर में वन और अदर मेडिसिन का शॉप हो गया है. और वो जो शॉप में मिलता क्या है? कॉस्मेटिक आइटम हम सेल करते हैं, स्टेशनरी सेल करते हैं, न्यूट्रिशन के आइटम सेल करते हैं, ग्रोसरी भी कहीं पे सेल करते हैं, बिकॉज सिर्फ मेडिसिन से उतना मार्जिन है ही नहीं. बट एट दैट पॉइंट 2015 में बम्पर बिजनेस था. सो सब स्टैंडर्ड एंड आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम, हमें समहाउ इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. अगर जॉबलेसनेस रहेगा तो उससे क्या होगा? तो क्राइम रेट इंक्रीज होगा. अनएम्प्लॉयड यूथ क्या करेगा? उसको तो पैसा कमाना है. पैसा कमाने के लिए फिर जो है हम क्राइम या फिर गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे. ये सोशल फैब्रिक को ब्रेक डाउन करेगा. सोशल फैब्रिक क्या है कि ओके, जैसे कि अब देखो आप, ट्रोलिंग हम किसी का करते हैं,
या फिर जैसे कि अभी डिफरेंट टाइप ऑफ जिहाद को हम कहते हैं, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद एंड डैश डैश जिहाद, तो इन सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है ना, अगर वो एजुकेटेड है तो वो अपने नॉलेज को लेके हमेशा एग्रेसिव रहता है। और अभी देखना कि पीपल आर वेरी अग्रेसिव अबाउट देयर ओपिनियन। लाइक अगर मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ तो भी मैं अग्रेसिव हूँ, मैं अपोज कर रहा हूँ तो भी अग्रेसिव हूँ, और दोनों अगर वहां पे बैठे हैं तो मीन से किसी का भी हाथ पांव वो तोड़ देंगे, मतलब इस तरीके का एक्टिविटी है। गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी बर्डन इंक्रीज होगा। मैं जब दिल्ली में प्रिपेयर करता था तो 2012 में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई वहां पे यूपी में। तो मेरा एक रूममेट था, ही वाज वेरी हैप्पी, मिठाई बांट रहा था सबको। तो मैंने पूछा भैया क्या हुआ आपको, मतलब, और वो जो है ना वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा था, 2004-5 से प्रिपेयर कर रहा था, तो हम उसको महाराज महाराज कहते थे। तो उसको हमने कहा कि अच्छा महाराज जी क्या हुआ है ना, तो उसने ऐसा कहा कि देखो अखिलेश यादव ने है ना ऐसा ऐसा स्कीम लेके आया है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होगा उसको एवरी मंथ जो है वो 2000 रुपीज मिलेगा। तो मैं बोला चलो तो खुशी की बात है, आपको पैसा मिलेगा। तो बोलता है देखो 35 तक एज लिमिट है यूपीएससी का, और पीसीएस का तो 40 तक है अपन, और वो 33-34 थे, तो यूपीएससी का तो अब खत्म हो गया था बट ओबीसी में थे, और फिर वो जो स्टेट वाला मैं दे सकता हूँ। बोला अच्छा है। फिर वो अपने एक फ्रेंड को फोन करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा तुमको पता है तिवारी कि देखो कितना मस्त हुआ कि यहाँ पे जो ये यूपी अखिलेश यादव है उसने बहुत अच्छा काम किया, 2000 हर मंथ देगा, बट अभी तो 1 साल तो अपना चला गया, लेकिन अब 4 साल हम ले पाएंगे बेनिफिट, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से 4 साल ले पाएंगे। तो उसका दोस्त सामने से कहता है तो क्या 4 साल तक हम बेरोजगार ही रहेंगे कि मतलब ये गवर्नमेंट सब्सिडी लेने के लिए हमको बेरोजगार रहना पड़ेगा। तब सीधे एपैथी कि 2000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, मुझे लग रहा है फ्री में मिल रहा है, एक काम करो, अब एग्जाम क्लियर भी नहीं हो रहा है तो क्या फायदा ही है ना, 2000 तो अनाउंस करेंगे। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जॉब अगर हम कर लेंगे तो उससे ज्यादा अर्निंग होगा, तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है सब्सिडी बर्डन। रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा क्योंकि गवर्नमेंट का अर्निंग नहीं होगा और गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, और हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज फालतू की चीजों में इंगेज होगा। हर पान के गल्ले पे बैठ के, हर चार रस्ते पे बैठ के वो अपना ओपिनियन दे रहा होगा, और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कैसे करना है, चाइना के ऊपर ऐसे अटैक करना है, राफाल को कहाँ पे थ्रो करना है, इन सब पे कहेगा। जैसे एक मेरी दीदी है, वो जाइडस में जॉब करती है, तो उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने मुझसे पूछा फार्म इशू का क्या है, तो मैंने उनको कहता है ये सब है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो मेरे कंपनी वाले तो बोलते हैं कि इनके ऊपर रफाल छोड़ देना चाहिए। मैंने बोला अरे यार रफाल कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब है ना, ये तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कुछ सपोर्टर भी चले जाएंगे जो फार्म बिल को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग हैं कि एवरीबडी राइट नाउ हैज देयर ओपिनियन, everybody wants to say something but nobody wants to listen, so we are into this situation, इसलिए because the people who make noise are the people who are empty, ये कंडीशन में हम हैं अभी यहाँ पे। तो ये पूरा खत्म होता है। तो किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी मार्क किया है तो मैं अब इसको हटा नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लो। तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर इज मोर सीरियस इशू देन अंडर एम्प्लॉयमेंट इज मोर सीरियस इशू देन अनएम्प्लॉयमेंट। टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री विथ दिस प्रपोजिशन? तो इसको आप लिखो इन 5-10 मिनट्स, देन वी विल। तो ये क्वेश्चन है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में जितना आप सैलरी कर रहे हो, जितना वर्क कर रहे हो सॉरी, उससे कम आपको सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। इन अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे कि एक चाय की लारी पे है, आज मैंने उसको रिक्रूट किया, शाम को मैंने बोला तुम निकल जाओ। मैंने रिक्रूटमेंट के टाइम उसको कमिट किया कि तुमको मैं 2000 रुपीज पर मंथ दूंगा, मैं उसको 1500 ही दे रहा हूँ। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो आंसर के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कीवर्ड है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपको जॉब ही नहीं मिलता, ये कीवर्ड है। अब ये स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद अबोव स्टेटमेंट, अबोव प्रपोजिशन। ये हमारा डायरेक्टिव है। कीवर्ड हमें बताता है क्या लिखना है आंसर में, डायरेक्टिव बताता है कैसे लिखना है। तो आप इसे स्टेटमेंट्स को लेके कंप्लीटली अग्री करते हैं 100%, बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं 0%, और पार्शियली अग्री करते हैं। सो हाउ मच परसेंटेज यू आर अग्रीमेंट विथ दिस स्टेटमेंट? जब आंसर को स्टार्ट करना, तो स्टार्ट करना उसको इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। ये आपका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
अब इसका पहले मैं सिर्फ वे आउट बताता था, तो अब मैंने सोचा कि लिख के बताऊंगा तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया आ जाए। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन में हमेशा कीवर्ड को एक्सप्लेन करो। आप ये समझो कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कुछ भी नहीं आता है। So unemployment is joblessness and underemployment is working at lower wages. मैं क्या करता हूँ कि कोई भी वर्ड मेरे सामने आता है मैं उसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ, क्योंकि फिर बुकिश अगर मैं डेफिनेशन याद रखूंगा मेरे को याद ही नहीं रहता है। तो उससे अच्छा अपने हिसाब से रखो जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो एग्जाम में बहुत जल्दी याद आ जाएगा। एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 5000 जितने वर्ड्स होते हैं और वो हमें 3 आवर्स में लिखना है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ही प्रॉम्प्टली आप उसको दिमाग से निकालो, रिट्रीव करो और पेपर पे डाल दो। इस फास्ट रिट्रीवल के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। प्रॉपर रिवीजन के लिए क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो गुड अंडरस्टैंडिंग, देन रिवीजन, देन रिट्रीवल एंड देन प्रेजेंटेशन इन एग्जामिनेशन। आपको कितना भी आता है, नोबडी इज अ डैम इंटरेस्टेड, बट आपको जो है आप कितना एग्जाम में अप्लाई कर पाते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ आता है नहीं आता है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो इसको मैं हमेशा अपने वर्ड्स में ट्राई करता हूँ डिफाइन करने का इजी लैंग्वेज में। टेबल 1 में है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज मार्क्ड बाय हाई लेबर फोर्स एंड लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। जब भी आप कोई प्रपोजिशन करो, कोई भी आप आर्गुमेंट करो, तो यू शुड बैक विद सम फैक्ट। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने एक हाथी को उड़ते हुए देखा, तो आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है, हाउ कैन एलिफेंट फ्लाई। अब मैं इसको ब्लफ करूं, मैंने कहूंगा कि अफ्रीका के सवाना रीजन में एक साइंस के जर्नल में आया था, ए एलिफेंट ऑफ XYZ स्पीसीज कैन फ्लाई अप टू 10 मीटर। आपको लगेगा शायद सच हो सकता है ना। अब मैंने कुछ नंबर इसके साथ अटैच कर दिया, यानी ब्लफ किया मैंने। तो लेकिन हमें ब्लफ नहीं करना है। तो टेबल 1 के अंदर परसेंटेज ऑफ लेबरर्स एंगेज एंड कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6% लेबरर्स एंगेज हैं, बट 46% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। जीडीपी हमारा टोटल इनकम, टोटल वेल्थ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% लेबरर्स हैं, बट 54% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जस्ट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अगर परसेंटेज आपको क्लियर कट याद नहीं हो तो ट्राई करना नियर अबाउट लिख दो परसेंटेज। कोई एकदम डेसिमल में चेक नहीं करता है, लेकिन विदाउट फैक्ट अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो योर आर्गुमेंट विल बी होलो। तो फैक्ट को यूज करना। अब इसके बॉडी में क्या लिख सकते हैं? Unemployment is not a problem in unorganized sector as most people get one or other job, but underemployment poses challenges such as, आप अपने रिलेटिव में या फ्रेंड्स में ऐसे देखना कि आपको कौन सा रिलेटिव है जो अनएम्प्लॉयड है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है। आपको शायद ही कोई मिलेगा। सब कुछ ना कुछ तो कर रहा है। कोई वाटर का टैंक सेल कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई टीचर है, कोई बिजनेस कर रहा है। सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे उनका इनकम हो रहा है से 10,000, बट उनको रिक्वायरमेंट है 20,000 का, कम इनकम हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एम्प्लॉयड। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्या वो प्रॉपर रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो भी तो हमें देखना है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। कोई अमेजोन का डिलीवरी बॉय है, कोई स्विगी का डिलीवरी बॉय है, वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, वो तो टेम्पररी अरेंजमेंट हुआ कि अभी मेरे को अपने बिल्स पे करने हैं, तो उसके लिए मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ। Unorganized sector is not registered with government. Government does not have accurate number, which pose difficulty in regulation and framing policies. गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कितने चाय की लारी है, गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता है चाय की लारी पे कौन वर्क कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे रेगुलेट करेगी? रेगुलेट करने के लिए डेटा तो होना चाहिए ना। Illiterate and ignorant laborers are in dire need of job and employers exploit them, taking advantage of their situation. जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे काम करना है, तो वो कहेगा कि ठीक है काम करो, 300 रुपीज मैं तुमको दूंगा। मैं कहूंगा कि सर 300 रुपीज जो है बहुत कम है, मिनिमम वेज तो 500 है, तो कहेगा कि जाओ गवर्नमेंट से वेजेस लो, मिनिमम वेजेस मैं नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि उनको जॉब का रिक्वायरमेंट होता है, तो मैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। मार्केट में जब लेबरर्स ज्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है तो हमेशा एक्सप्लोटेशन होगा। जैसे कि अभी मेरे को 2 लेबर का रिक्वायरमेंट है और बाहर 10 वेट कर रहे हैं। ए और बी अंदर आए, उन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस 500 है, बट मैं 300 लूंगा। मैं कहूंगा देखो 100 रुपया लेके काम करना है तो करो, नहीं करना है तो गेट लॉस्ट, तो बाकी 8 वेट कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास 2 लेबर का रिक्वायरमेंट है और 2 ही लेबर अवेलेबल है।
अब वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मिनिमम वेजेस तो 500 है बट वी विल चार्ज 1000 रुपीज, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो हम कहीं और जाके जॉब करेंगे। जब लेबर का शॉर्टेज होगा तो उनका बार्गेनिंग पावर होगा, जब लेबर सरप्लस होगा तो एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर होगा, तो अभी एम्प्लॉयर के पास बार्गेनिंग पावर है। Then employers are not sure how long they will retain employees, so they don't invest in labor skill or labor productivity low होता है, and no chance of promotion, that is upward mobility. मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया था तो आई वॉज हैविंग ओनली एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तो कंपनी ने मुझे 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया 2-3 सिटीज में, और उसके बाद मेरे पास इतना स्किल आया, नॉलेज आया कि अब कंपनी में प्रॉपर वे में काम कर पाऊँ। कंपनी ने मेरे ट्रेनिंग के ऊपर कुछ पैसे उसने स्पेंड किए। कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि इससे जो भी मैं स्किल नॉलेज गेन करूंगा वो कंपनी के लिए यूटिलाइज करूंगा, कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन जिस दिन से मेरा ट्रेनिंग खत्म होता है उसी दिन कंपनी छोड़ के मैं राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो कंपनी मेरे स्किल पे क्यों इन्वेस्ट करेगी। तो लेकिन अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि ये एम्प्लॉय कितने दिन तक रहने वाला है, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 50 दिन तक रहेगा। तो उस केस में जो है मैं अगर इसको ट्रेन भी करता हूँ तो उस केस में प्रॉब्लम होगा कि ये दूसरी कंपनी में चला गया तो मुझे तो नुकसान होगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग कम मिलता है, इनका स्किल अपग्रेडेशन नहीं होता है। Sometimes wages are too low, which is not sufficient to meet daily requirements, so due to which quality of life deteriorate होता है। 4000 का सैलरी, 5000 का सैलरी, 6000 का सैलरी बहुत कम होता है और वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो ये प्रॉब्लम है। With no provision of social security, labor live a hand-to-mouth existence. Whatever they earn by day is spent by night, and they literally starve to death in case of old age disability. कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर का देखो, सुबह कमाते हैं, रात को खत्म करते हैं और दूसरे दिन के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। जब भी कुछ ऐसा कीवर्ड लिखना तो आप उसको हाईलाइट कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और उसका पूरा का पूरा अटेंशन यहाँ पे जाए। नाउ कंक्लूजन, हर एक आंसर में कंक्लूजन इसलिए लिखना है क्योंकि कंक्लूजन अगर हम नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा हमारा आंसर एब्रप्टली एंड हो गया, खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना चाहिए, प्रैग्मेटिक लेबर लॉ होना चाहिए। प्रैग्मेटिक मीन्स वर्केबल, प्रैक्टिकल, टू बेनिफिट बोथ लेबरर्स एंड एम्प्लॉइज। इंटेंसिव डेटा कलेक्शन होना चाहिए सो दैट रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी पता चले। कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ होना चाहिए। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू ट्रांसफॉर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज, मैं अपने कंपनी को रजिस्टर कराऊंगा उससे ये फायदा होगा। और प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। सॉल्यूशन आपका हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, सॉल्यूशन हमेशा रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, तब जाके जो है कि आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो 3 वे में लिखना, स्ट्रक्चर हमेशा कंसिस्टेंट रखना, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बॉडी के अंदर मेन पार्ट, कंक्लूजन में सजेशन और इंट्रोडक्शन में कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन, और फैक्ट के साथ किसी चीज को भी काउंटर करना। सो दिस इज ऑल अबाउट हरियाणा रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब और उसके रिलेटेड कंसेप्ट। इसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कंसेप्ट को 3 पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्टडी 1 अंडर सोसाइटी सेक्शन रीजनलिज्म का टॉपिक है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्टडी 2 अंडर सोशल जस्टिस सेक्शन एम्प्लॉयमेंट का है, वहां अप्लाई कर सकते हैं। एंड जनरल स्टडी 3 इकोनॉमी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 जगह पे आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।